गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का डीएलएड 4 सेमेस्टर की कक्षा में स्वागत है। मैं सचिन सक्सेना आप लोगों को डीएलएड 4 सेम के प्रथम पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण क्षमताओं का विकास, ये हमारे विषय का नाम है। तो इसके अंतर्गत कुछ पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को समझना है। तो पाठ्यक्रम का प्रथम बिंदु है हमारा पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं कि पठन और लेखन है क्या, इसके साथ साथ इसके उद्देश्य, इसकी उपयोगिता। तो बच्चों, तो हम देखते हैं आज पठन। तो इसमें जो पहला है हमारा पठन का अर्थ। तो पठन का अर्थ अगर हम बात करें तो ये दिया है कि पठन का अभिप्राय लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने, उसके पश्चात उस पर अपना मंतव्य स्थिर करने और फिर उसके अनुसार व्यवहार करने से है। यदि हम सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो पठन का अर्थ होता है पढ़ना। तो पढ़ते हैं जब हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों, क्योंकि हमारा मन क्या है, बड़ा चंचल प्रवृत्ति का होता है, मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो पढ़ते समय हमारा ध्यान स्थिर रहे, तो इसके लिए हम अपने विचार को स्थिर करके फिर जब हम पढ़ाई करते हैं उसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ को समझना है, इसके साथ साथ उसको ग्रहण भी करना है, और ग्रहण करने के साथ उसका व्यवहार भी करना है। तो मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया ना कि व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। कि हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हम सीख गए या नहीं सीख गए। यानी कि हमारे व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तब हम समझते हैं कि हम सीख गए हैं। तो पढ़ते समय कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारी लिपि है ना। इसके अंतर्गत लिपि चिन्हों को पहचानने, समझने, कल्पना करने, तर्क करने, निर्णय लेने तथा मूल्यांकन आदि बातें शामिल हैं। तो इसमें पहला हमारा आया लिपि। तो लिपि क्या होती है बच्चों? लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग, कि हमारा लिखने का ढंग क्या है। अब लिखने का ढंग से मतलब यहाँ पे हस्तलेखन से नहीं है कि आप लोग सोच लो कि भाई राइटिंग से हम मान लेते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी है या नहीं है। नहीं, इसका अर्थ लिपि का अर्थ बिल्कुल नहीं है। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। ठीक, लिखने के ढंग में हमारे चिन्हों को पहचानना। जैसे छोटा आ, ये छोटा आ है हमारा, या बड़ा आ है। तो बड़ा आ होता है तो हम क्या करते हैं, एक आ का डट्टा लगा, एक आ की मात्रा लगा देते हैं। छोटी ई हो तो छोटी ई की मात्रा लग गई, बड़ी ई की मात्रा लग गई। तो किसी भी वर्ण में अगर छोटी की मात्रा लगती है, सपोज चा में छोटी की पाई लगी तो हम क्या बोलेंगे, ची। और अगर चा में बड़ी की पाई लगी तो हम बोलेंगे ची। तो इसके क्या पहचानना है हमें, है ना। तो हम पहचान लेते हैं, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है छोटी की पाई है या बड़ी की पाई है, उसके अनुसार हम शब्दों को विधिवत रूप से सही अर्थ में पढ़ना, उसको पहचान कर, उसको समझ कर फिर हम कल्पना करने और तर्क करने की कल्पना कर रही, हमने तर्क करी, निर्णय लिया और उसका मूल्यांकन, इतनी बातें हमारी शामिल रहती हैं। तो बच्चों इसमें देखिए कि हमारे इम्पोर्टेंट क्या क्या है। कि पहला है हमारा लिपि। पहला क्या है हमारा बच्चों? लिपि। लिपि के बाद फिर क्या है हमारा? चिन्हों को पहचानने। चिन्हों को पहचानने, समझने, कल्पना करने, तर्क करने, निर्णय लेने तथा मूल्यांकन आदि बातें शामिल हैं। तो इतनी बातें बच्चों याद रख लेना। तो इसमें एक बहुत अच्छे हमारे लेखक रहे हैं रघुनाथ सफाया। आप लोगों को बड़ी हंसी आ रही होगी ना इनका सरनेम सुनकर, लेकिन इनका सरनेम यही है, रघुनाथ सफाया। बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने कही है कि पूर्व श्रुत का मतलब पहले से सुनी हुई। श्रुत अर्थात सुनी हुई, पूर्व मतलब पहले से सुनी हुई ध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज़ होती है ना। ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन कहते हैं। कि मतलब पूरी
हमने पहले, अब ऐसा है नहीं कि जिसको वो जो विद्यालय बच्चे नहीं जाते तो उनको बोलना नहीं आता है, तो बोलना तो आता है ना। वो वही शब्दों को यूज़ करते हैं जो हम पढ़ने में यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ों की पहचान नहीं होती है। लेकिन हम तो पढ़ते हैं तो हमारा क्या है कि पढ़ना, यानी पहले जो सुनी हुई जो ध्वनियाँ हैं उनके प्रतीकों को लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर उसके शब्दों को पढ़ने के साथ साथ उसके अर्थ को भी ग्रहण करना है। तो अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन कहते हैं। बच्चों, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि पठन किसे कहते हैं। पठन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, सरल शब्दों में हम पढ़ना कहते हैं। अब हम बात करेंगे पठन कौशल का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है ना। जो ये आपके जो रीडिंग स्किल है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। तो पहला हमारा क्या है कि यह व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है। अब भाई कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो डेवलपमेंट करेगा, तो डेवलपमेंट करने के लिए उसको क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी? पढ़ने की, है ना। जब वो पढ़ेगा, पढ़ लीजिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद आपका क्या है कि आप लोग जो है समाज के एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे और समाज के अनुसार व्यवहार करेंगे, ताकि समाज आपको एक श्रेष्ठतम नागरिक सिद्ध कर सके। फिर दूसरा क्या है हमारा, यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर किताबें नहीं होती तो हमारा ज्ञान क्या, भाई पहले वैदिक समय में क्या होता था कि व्याख्यान विधि चलती थी, है ना। व्याख्यान विधि भी जब चल रही है तो बच्चों आपको ये बात पता होगा कि वेद भी हमारे वैदिक सभ्यता के टाइम के ही हैं। जैसे हमारे पास हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद भी तो किसी ने लिखा ही होगा, वेद भी तो किसी ने लिखे ही होंगे। तो उन वेदों को जिसने लिखा, यानी लिखने क्या, उसके जो अनुभव थे, ठीक, उन अनुभवों को जो है उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। तो वो क्या है, आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसने उस चीज़ को समझा और ज्ञान को अर्जित कर लिया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पढ़ना जो है वो ज्ञान अर्जन की कुंजी है। अगला बिंदु हमारा बच्चों आता है, इसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि हम जब पढ़ लिख जाएंगे तो जीवन का प्रत्येक क्षेत्र का मतलब, चाहे हम इंजीनियरिंग करें, चाहे हम डॉक्टरी करें, चाहे हम शिक्षक बने, या कोई भी क्षेत्र जिसमें आप जाना चाहें, उस क्षेत्र में पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम चीज़ों को कैसे समझेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है, पठन कौशल के बिना ना कोई अच्छा वक्ता बन सकता है, ना ही कोई अच्छा लेखक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ना ही नहीं है उनको समझना भी है, जो ज़्यादा पढ़ते हैं और अच्छा समझते हैं, तो उनको जो है हम वो अच्छा स्पीकर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम अच्छा से पढ़ना नहीं आएगा तो हम स्पीकर कैसे बन पाएंगे। और जब हम स्पीकर अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा कि हम राइटर भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो है पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगला बिंदु है हमारा, पठन के बिना विद्यालय की कल्पना अधूरी है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि चाहे वैदिक पीरियड से बात करें, वैदिक पीरियड के बाद आपका मध्यकालीन भारत आया, फिर आपका वैदिककालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन, फिर हमारे अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद जो आधुनिक टाइम में जो शिक्षा चल रही है, तो इस शिक्षा में नए नए आविष्कार हुए, शिक्षण विधियाँ ईजाद हुई। इन शिक्षण विधियों में क्या नाम है, विद्यालय, जिसको जो है हम ज्ञान का एक केंद्र कह सकते हैं, कि शिक्षा ग्रहण करने का एक स्थान। ठीक, यूँ तो शिक्षा जो है आपकी, यूँ तो शिक्षा हम कैसे भी ग्रहण कर सकते हैं ना। आप सभी को पता है कि शिक्षा जो है वो आपके लिखित और मौखिक और व्यवहारिक, ठीक, इसके अलावा हम औपचारिक और अनौपचारिक और तीसरा हमारा निरौपचारिक शिक्षा की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा हम कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन जो आपके
सिस्टमेटिक वे की अगर हम बात करें, यानी क्रमबद्धता की अगर हम बात करें, तो हमारा विद्यालय जो है वो आपके शिक्षा का एक केंद्र है। और यहाँ पर पठन यानी पढ़ना, ठीक, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो विद्यालय का क्या काम रह गया, है ना। तो बिना पठन के विद्यालय की कल्पना अधूरी मानी जाती है। तो इम्पोर्टेंस हमने बच्चों क्या जानी कि यह व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है, यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है, इसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। पठन कौशल के बिना ना कोई अच्छा वक्ता बन सकता है, ना कोई अच्छा लेखक। पठन के बिना विद्यालय की कल्पना अधूरी है। अब हम बात करते हैं पठन कौशल के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। तो वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ना। बच्चों वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर माने आए हैं? 52 यानी 52 अक्षर को माना गया है। अब वो 52 अक्षरों की आपको पहचान होनी चाहिए, है ना। आप देखते होंगे कि हमारे भारत में जितना भी ज्ञान कोश है वह हिंदी में अगर है तो वह उन्हीं 52 वर्णों के मेल से बना है। उसके अलावा उसमें और कोई भी वर्ण शामिल नहीं है। हम लोग भी अपनी बातचीत के दौरान उन्हीं 52 वर्णों का ही यूज़ करते हैं। दूसरा आता है विद्यार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि बच्चों को हमें तेज़ी से पढ़ने का अभ्यास कराना है। आराम आराम से अगर हम पढ़ेंगे तब क्या है, हमारी स्किल कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। तो बच्चों को तेज़ी से पढ़ना, आराम से पढ़ना, हर तरीके से हमें पता होना चाहिए। अब पठन के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। अगले हम बिंदु पर आते हैं स्वाध्याय की आदत का विकास करना। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, कि बच्चों को हम सेल्फ स्टडी की आदत डालें, है ना। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, आप सभी जहाँ भी जानते हैं और आप लोग भी बोलते रहते हैं क्लास में, है ना, कि सर सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो उसी के आधार पर स्वाध्याय की आदत का विकास करना, ठीक। बच्चों को हमें सिखाना है कि टीचर पर ही डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद भी स्टडी करनी होगी, है ना। और जब तक हम कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लें, कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में हम पढ़ लें, जब तक हम उसको खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ हमें नहीं आएगी। अगला बिंदु हमारा रहेगा अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी अध्ययन यानी स्टडी के प्रति रुचि उत्पन्न कैसे होगी बच्चों बताओ भाई। अगर हमें रुचि उत्पन्न करनी है तो हम क्या करेंगे? तो हम जो है डायग्राम बनाएंगे, है ना। डायग्राम बनाएंगे पढ़ते समय। अपने नोट्स ऊपर आप तैयार करते हो, नोट्स कैसे तैयार करते हो? नोट्स से तैयार वैसे तो अगर कलर्ड नोट तैयार करोगे, इसके अलावा उसमें फ्लो चार्ट तैयार करना, डायग्राम बनाना, तो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी और आपको वो चीज़ें इंटरेस्टेड भी लगेंगी, है ना। पढ़ते समय आप जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर हमें याद करना है तो उस कॉन्सेप्ट को आप अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ दें। तो व्यवहारिक जीवन से आप जोड़ देंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ही रुचिकर लगेगी और रुचिकर होने के साथ साथ आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला हमारा रहेगा उचित हाव भाव आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, यानी हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी होनी चाहिए। जैसे आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि एक जंगल में एक राजा था, है ना। तो अगर इसी बात को अगर हम, या आपने एक और कहानी पढ़ी होगी कि एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत खूंखार था, है ना। और बच्चों का इस तरीके से पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चों एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, उससे सभी लोग डरते थे। इससे क्या होगा, इस तरीके से अगर बताएंगे अपने चेहरे पर भाव भंगिमा लेकर आएंगे और उसी के अनुसार पढ़ाएंगे। जहाँ पॉज होना है वहाँ रुकेंगे, जहाँ तेज़ी से बोलना है वहाँ तेज़ी से बोलें, जहाँ हल्के से बोलना है वहाँ हल्के से बोलें। मतलब शब्दों में बोलते समय आरोह अवरोह होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक। इसके बाद अगला हमारा रहेगा पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना, यानी जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं
उसका वास्तविक मूल्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके जो हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो बच्चों, ये हमने पठन शिक्षण कौशल के उद्देश्य जाने। अब हम बात करते हैं पठन प्रक्रिया के प्रधान अंग। तो पठन प्रक्रिया के दो प्रधान अंग हैं। पहला है हमारा पठन मुद्रा और दूसरा है पठन शैली। पठन मुद्रा का मतलब हम जब पढ़ें तो हम क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए, बुक से कितनी दूरी होनी चाहिए, पीठ कैसी होनी चाहिए, कहाँ बैठकर पढ़ना चाहिए, कितने टाइम पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पठन मुद्रा के अंतर्गत आएंगे। और पठन शैली के अंतर्गत कि चीज़ को हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। समझे बच्चों? अब हम आगे इसको जानते हैं पठन मुद्रा। तो पठन मुद्रा के अंतर्गत पुस्तक को हाथ से पकड़ना। अब पुस्तक को बच्चों हाथ से किस तरीके से पकड़ते हैं कि जो ये तीन जो उंगलियां आपको दिख रही हैं, इन तीन उंगली, अब जैसे ये तो ये बहुत मोटी है हमारी किताब आपके सामने आपको हर तरीके से मिलेंगी। तो आप क्या काम करें, ये जो तीन उंगली हैं ये हमें इस किताब के पीछे लगानी है। जैसे ये आ जाओ भाई, आ जाओ, इस तरीके से ऐसे उठानी है। ये थंब को इस तरीके रखना है, छोटी उंगली को इस तरीके से, और ये ऐसे उठाकर हमें पढ़ना है। ये हमारी किताब भारी है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब इसको इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी हमारी, ठीक। अब इसके बाद हम दूसरा हमारा रहेगा हमारे हाथ से पकड़ना। इसके बाद उचित मुद्रा में बैठकर अथवा खड़े होकर पढ़ना। उचित मुद्रा हमारी क्या रहेगी, पीठ हमारी बिल्कुल सीधी रहे, है ना। कई आपने देखे होंगे, बच्चे देखे होंगे कि पढ़ते पढ़ते जब वो थक जाते हैं तब क्या होता है कि वो अपना सिर मेज़ पर रख कर लेते हैं। मेज़ पर रख लेंगे और मेज़ पर रख कर पढ़ेंगे, या लेट कर पढ़ लेंगे। तो लेट कर पढ़ेंगे तो भाई एक ही चीज़ हो सकती है, जब व्यक्ति लेट जाता है तो उसे केवल नींद ही आती है। तो हमें ज़्यादा देर हमें लेट कर पढ़ना ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब हम बैठ कर पढ़ें तो कुर्सी पर बैठ कर पढ़ें, ठीक। और कुर्सी पर जब बैठ कर पढ़ते हैं तो हमारी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और पढ़ते समय पानी का गिलास पास में रख लीजिए, पानी पीजिए। पानी पिएंगे तो आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। तरोताज़ा महसूस करेंगे तो आप क्या है कि आपको नींद नहीं आएगी, है ना। और पढ़ते समय बीच बीच में थोड़ा सा विराम देते हैं और थोड़ा सा इधर टहलना, ठीक। या आप जो है खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। और जब खड़े होकर पढ़ने की बार आएगी तो एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ना है, चलते रहना है। जब चलते चलते पढ़ेंगे तब क्या है, हमारे बॉडी में सक्रियता आएगी। एक जगह बैठकर हम देर तक पढ़ते रहते तब क्या होता है, हमारे पैरों में दर्द होने लगता है ना। पैरों में दर्द होगा तो क्या है, पैरों में थोड़ा सुनपन सा आ जाता है। तो हमें, और जब हम पैर हमारा ठीक से काम नहीं करने लगता, फिर हम तो थोड़ी देर जब चलते फिरते हैं तब पैर ठीक हो जाता है। अगला हमारा रहता है पढ़ते समय नेत्र तथा अन्य अंगों का संचालन करना आदि आते हैं। कि पढ़ते समय हम नेत्र क्या है कि हम कभी ऐसा ना करें कि किताब के पास हम बिल्कुल अपनी आंखें बिल्कुल किताब के पास लेकर चले जाएं और आंखों को फैलाकर हम पढ़ रहे हैं, या दूर बहुत किताब हमें रख दी है और उसको हम जो है किताबों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। प्रयास करने तो इससे क्या होगा, हमारी आंखों पर जोर पड़ेगा पढ़ते समय, है ना। और आंखों पर जब जोर पड़ेगा तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद चश्मा लगना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारी आंखों की रोशनी कम होती चली जाएगी। इसलिए पठन मुद्रा जो है हमारी किस तरीके से रहेगी भाई, पुस्तकों का हाथ में कैसे पकड़ें, उच्च मुद्रा में कैसे बैठें, खड़े होकर पढ़ें, पढ़ते समय नेत्र तथा अन्य अंगों का संचालन आदि करते रहें। अब आता है हमारा अगला बिंदु आता है बच्चों पठन शैली। पठन शैली का मतलब क्या है, पठन शैली के अंतर्गत अक्षर अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति का एक्सप्रेस करना, है ना। जो हमारे जो उसमें लेटर दिए हुए हैं उन लेटर को एक्सप्रेस करें। इसके साथ साथ शब्दोच्चारण, यानी शब्द का सही तरीके से उच्चारण करना,
जैसे आपने कोई पढ़ा होगा चिंता और चिता, जो ये एक अंगी बिंदी का फ़र्क है ना। तो उसमें और एक और जो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके भाव को हमें समझना पड़ता है। जैसे खुदा और खुदा, है ना, दोनों एक ही शब्द हैं, एक जैसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन भाव बिल्कुल विपरीत हैं। पहले खुदा का मतलब खुदाई से है, दूसरा मतलब आपके ईश्वर अल्लाह या गॉड से है। ठीक, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे आगे आपके हमारे सस्वरता, यानी पढ़ने, सस्वरता, सुस्वरता। सुस्वरता का मतलब, सस्वरता का मतलब क्या होता है, साथ साथ पढ़ना। सुस्वरता का मतलब अच्छे से पढ़ना। बल विराम, कि कहाँ हमें तेज बोलना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ लय, हमारे लय को हमें उचित गति प्रदान करना तथा प्रवाह आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों पठन या वाचन। वाचन का मतलब बोलना हुआ, और पठन, तो हम पहले पठन की ही बात करेंगे कि पठन जो है के प्रकार क्या है। ठीक है, तो पठन मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है हमारा सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। जब हम सस्वर पठन की बात करते हैं तो हमारा आदर्श पठन और अनुकरण पठन आता है। आदर्श पठन किसके द्वारा होगा बच्चों, शिक्षक के द्वारा और छात्र के द्वारा, किसी के साथ किसी के द्वारा भी हो सकता है आदर्श पठन, है ना। और आदर्श पठन के बाद जो छात्र द्वारा हम जो आदर्श पठन कराया जा रहा है वह व्यक्तिगत पठन भी हो सकता है और सामूहिक पठन भी हो सकता है। अब भाई व्यक्ति पठन क्या होगा कि टीचर ने एक बच्चे को खड़ा कर दिया और उससे कहा कि यह हिंदी का यह पैराग्राफ, यह अनुच्छेद आप पढ़कर सुनाइए। तो बच्चा उसको पढ़कर सुनाता है, एक बच्चे ने पढ़ दिया। और सामूहिक पठन में क्या होता है कि टीचर बोल रहा है, उसके साथ साथ बच्चे भी उसको बोल रहे हैं, है ना। बच्चे भी अपना पढ़ रहे हैं, भैया पूरी क्लास को उसने बोल दिया कि ये पैसेज आप बच्चों पढ़ो, तो बच्चे सब पढ़ रहे हैं अपने, तो वो सामूहिक पठन के अंतर्गत आएगा। और जो अनुकरण पठन है, अनुकरण पठन का मतलब वही फॉलो अप, अर्थात टीचर बोलेगा उसके पीछे पीछे बच्चे उसको रिपीट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ठीक, ये तो हो गए हमारे सस्वर पठन की बात। सस्वर पठन हमारे दो प्रकार होते हैं, पहला होता है आदर्श पठन और दूसरा होता है हमारा अनुकरण पठन। जो आदर्श पठन है वो हमारे शिक्षक के द्वारा भी हो सकता है और छात्र के द्वारा भी हो सकता है। छात्र के द्वारा हमारा व्यक्तिगत पठन भी हो सकता है और सामूहिक पठन भी हो सकता है। अगला हमारा बिंदु रहेगा बच्चों अनुकरण पठन। अनुकरण पठन जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें टीचर बोलता है और बच्चे उसको फॉलो करते हैं। जैसे इसमें हमारा कविताएं पढ़ना, टीचर ने कविता पढ़ी, एक लाइन पढ़ दी, बच्चों ने उसको रिपीट किया, फिर दूसरी कविता दूसरी पंक्ति पढ़ी, बच्चों ने उसको भी उसकी पुनरावृत्ति कर दी। तो इस तरीके से अगला हमारा आता है बच्चों मौन पठन। मौन पठन क्या होगा, स्वाध्याय या द्रुत पठन, यानी हम शांत रहकर खुद पढ़ लें, और जब खुद स्वयं पढ़ें तो हम चाहे तो जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा गंभीर पठन, यानी हम गंभीर भाव से भी पढ़ सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है और वह चीज़ परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब आप उसको गंभीरतापूर्वक पढ़ते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है वास्तव में। ठीक, और ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी भी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, है ना। तो इससे क्या है, हमारा जो है जो उसमें गंभीरता और आ जाती है और उसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, यानी डीप समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बच्चों जो हमारे जब बिंदु दिए हुए सस्वर पठन, यानी सस्वर पठन में क्या होगा बच्चों, इसमें स्वर की प्रधानता रहती है, अर्थात बोलकर पढ़ना इसके अंतर्गत आता है। मौन पठन क्या है, मौन होकर मन ही मन चुपचाप पढ़ना और अर्थ ग्रहण करना इसके अंतर्गत आते हैं। गंभीर एवं द्रुत पठन, इसमें दोनों ही रूपों का सम्मिश्रण हो जाता है। नवीन दोनों रूप कौन से हमारे, सस्वर और मौन, दोनों हमारे गंभीर एवं द्रुत पठन के अंतर्गत आएंगे। नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा उसके अभ्यास के लिए आवश्यकता अनुसार यह पठन किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो अब हमारा हम बात करते हैं हमारे सस्वर पठन और मौन पठन में अंतर क्या है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपीटेशन रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। तो सस्वर पठन यह बोलकर किया जाता है, सभी जानते हैं, और मौन पठन यह चुपचाप किया जाता है।
सस्वर पठन, इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। मतलब बच्चे बोलते हैं, टीचर भी बोल रहा है, बच्चे भी बोल रहे हैं, तो कक्षा का माहौल भाई जो स्वरमय हो ही जाएगा। और मौन पठन में क्या होता है, वातावरण कैसा रहेगा हमारा, जब बच्चे सब कोई बोलेगा ही नहीं तो शांतिमय हो जाता है ना। सस्वर पठन क्या है, इससे उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है। और मौन पठन क्या है, इसे विषय वस्तु ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यह छोटी कक्षाओं 4 से 8, कक्षा 4 से कक्षा 8 तक माना जाता है। सस्वर पठन के बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सस्वर पठन जो है हमारी वो छोटी कक्षाओं के लिए है ना। छोटी कक्षाओं में टीचर बोलता है, बच्चे उसको रिपीट करते हैं, तो कक्षा 4 से कक्षा 8 तक इसको हम उपयोग कर सकते हैं। और जबकि मौन पठन क्या है, ये हमारी उच्च कक्षाओं के लिए होता है, कक्षा 9 से लेकर 12 में यह उपयोगी है। सस्वर पठन में क्या होता है, इसमें ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। और मौन पठन में क्या है बच्चों, इसमें गहन विचारों को समझना आवश्यक है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने पठन का अर्थ, उद्देश्य और जो है इसके पठन के प्रकार, पठन की क्या उपयोगिता है ना, ये आप लोगों ने इसको जाना, पठन के प्रकार। इसके बाद हमारा सस्वर पठन और मौन पठन में क्या अंतर है, आप लोगों ने इसको जाना। ठीक है बच्चों, अब कल हम जो है बात करेंगे वाचन या पठन कौशल की विधियाँ कौन कौन सी हैं। बच्चों, इनको बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये विधियाँ, विधियों को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न अवश्य ही आता है, तो इन विधियों को हमें समझना है अच्छे से। तो इसके लिए आप हमारा जो वीडियो आएगी उस वीडियो को आप समझना। अब ये वीडियो को मैं YouTube के माध्यम से आपके पास भेजूँगा। आप लोग उसका जो लिंक आपको जो प्राप्त होगा, उस लिंक को आप क्लिक करके इस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर समस्या आए तो आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।